गुड मॉर्निंग गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बच्चे? बिल्कुल अच्छे। यस, बच्चे अच्छे ही होने चाहिए और बिल्कुल माइंड पे प्रेशर नहीं पढ़ाई के लिए, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे और नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी टाइम है, आप आराम से कंटेंट आराम से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, नियामक ज्यामिति, क्लास 10th चैप्टर कोऑर्डिनेट, और उसमें हम लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर देखा, फार्मूले देखे, फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कंसेप्ट समझ में रखना ताकि आपसे खुद से क्वेश्चन सॉल्व हो सके। ये नहीं कि मैंने सारा क्वेश्चन एक एक करके बता दिया और आपने नोट कर लिया, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं बस आपको कंटेंट दूंगा, देखो भाई उसमें यूज क्या होने वाला है, आप अपना दिमाग लगाओगे बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम लोगों ने 6 टाइप के क्वेश्चन करा के रखे हैं। डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड, सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड, मिड पॉइंट एक छोटा सा फार्मूला है, उसका ज़्यादा कराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बाकी हम लोगों ने 6 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो फार्मूला है इससे हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कभी भी ऐसा मत करिएगा, आप कहीं भी पढ़ें, ठीक है ना, आप कहीं भी पढ़ें, आप एक काम करिएगा, आप सारा क्वेश्चन खुद से सॉल्व किसी से करवाइए नहीं, आप खुद से करने की कोशिश करो। 1 से 2 या 3 क्वेश्चन टीचर आपको बताएंगे, इस तरीके से सॉल्व करना है, इस तरीके से आपको सोचना है। सोचना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सोच इंसान, पढ़ाई देखिए, पढ़ाई कोई ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये नहीं है कि अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो शायद आपको कुछ बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये सब जिंदगी जीने का माध्यम होता है। इट इज़ अ मीडियम टू हाउ टू एक्सप्लेन आवर लाइफ। कैसे अपने लाइफ को एक्सप्लेन करें, हम किस कंडीशन में एक्सप्लेन करें, बस उसका माध्यम एक पढ़ाई है, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई को समझिए, उसको रटने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो आज हम लोग तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 10th का सबसे, कहते हैं ना, सबसे एक स्पेशल चैप्टर जो 10th में रिप्रेजेंट किया गया है। इस चैप्टर को 9th में भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया। CBSE और BSEB ये दोनों क्लास ट्रिगो को 10th में पढ़ते हैं, लेकिन ICSE वाले जो बच्चे हैं उनका 9 से ही स्टार्ट हो जाता है। ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है ना। CBSE और BSEB बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे को डायरेक्ट 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन ICSE बच्चे को ये 9th में ही डाल दिया जाता है, यानी 9th के उनके सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री को ऐड कर दिया जाता है, वहां से वो लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। बस इतना सा फर्क जान लीजिए पहले। तो बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है क्या, कहाँ से आया? ट्रिगोनोमेट्री आया तो आया कहाँ से? इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया होगा? तो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा और यही समझ में आया एट लास्ट कि ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रायंगल से आया, ठीक है ना। और ट्रायंगल में भी हर एक ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल में भी हर एक ट्रायंगल नहीं, ट्रायंगल में भी केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, ठीक है ना। केवल और केवल ट्रिगोनोमेट्री आया तो केवल और केवल राइट ट्रायंगल से आया। चाहे आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पर हो, या पार्टिकुलर एंगल पर हो, या कंप्लीमेंट्री एंगल पर हो, या आइडेंटिटीज पर हो, या हाइट एंड डिस्टेंस पर हो, ठीक है ना। आपका सारा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई त्रिभुज आएगा ही नहीं, इसमें कोई ट्रायंगल की बात होगी ही नहीं, बस एक ट्रायंगल की बात होगी, वो है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से। द ट्रायंगल इन विच वन एंगल मेजर इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो, हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल कह देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री यहीं से स्टार्ट हुआ। इसमें हम लोग को कितने चैप्टर पढ़ने? 5, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ाया जाएगा, फिर पार्टिकुलर एंगल, फिर कंप्लीमेंट्री एंगल, आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। इसमें से 10th के बच्चे कुछ बोलते हैं कि भैया ये चैप्टर डिलीटेड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं आ रहा है, और किसी चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज डिलीटेड है, ठीक है ना। ठीक है, आपके लिए वो डिलीटेड है, आपके 10th के लिए डिलीटेड है, लेकिन जब आप 11th में जाओगे आपको कहीं ना कहीं बहुत यूज आएगा, बहुत ज्यादा यूज आएगा। इसलिए डिलीट के चक्कर में मत रहिएगा, आप पूरा पढ़ो ना, आप पूरा पढ़ो। 2 दिन का चैप्टर है, मान के चलते हो आप, इसमें 2 क्लास इसमें लगते हैं टाइम, इसमें लगते हैं टाइम, क्योंकि थोड़ा सा डीप चैप्टर है। ये ज्यादा डीप चैप्टर नहीं है, नॉर्मली है। रेशियो हम लोगों ने 6 में पढ़ा है, प्रोपोर्शन 7th में पढ़ा है, और रेशियो और प्रोपोर्शन क्लास 8 में पढ़ा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं रेशियो वहां से आएगा, और ट्रिगोनोमेट्री यानी एक ट्रायंगल आएगा, और उसी से रिलेटेड एक चैप्टर बना जो कहलाया ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से।
इसको हटा दिया जाए फिलहाल, और आराम से पढ़िए और समझ के पढ़िए। आप बार बार मैं कह रहा हूँ, आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहिएगा किसी पे कि कोई आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है, ठीक है। आप क्वेश्चन बनाओ, जितना क्वेश्चन बनना है बनाओ, नहीं बनता है आप कमेंट में कमेंट कर दो, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत इजीली से, बहुत इजी वे में आराम से सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको जरा सा भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है पहले, लेकिन आप कोशिश करो, पहले आप कोशिश करो, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपका है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर की बात करें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। तो रेशियो क्या, तो रेशियो हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। रेशियो हम लोगों ने पढ़ रखा है, अनुपात, ठीक है ना। मान के चलिए हम लोग 6 क्लास में बनाते थे, बताओ राम का सेविंग और एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रेशियो बताइए, ठीक है। अगर राम की सेविंग अगर 3000 है, एक्सपेंडिचर उसका 8000 है, तो उसका रेशियो कितना जाएगा, 3:8। ये था रेशियो, और वही रेशियो काम करेगा ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है ना। इसके पास रेशियो बनाने के लिए कितने ऑप्शन है, इसके पास था, राम के पास ऑप्शन था, उसकी मंथली इनकम थी, उसका सेविंग था, उसका एक्सपेंडिचर था। 3 लोग थे, 3 लोगों में रेशियो को कन्वर्ट किया जा सकता था, 2-2 को लेके या फिर तीनों को लेके, ठीक है ना। कभी सेविंग एक्सपेंडिचर पूछा, कभी सेविंग और इनकम पूछेगा, कभी इनकम और सेविंग पूछेगा, कभी एक्सपेंडिचर और सेविंग पूछेगा। इस तरीके से रेशियो बनते थे क्लास 6 में, ठीक है ना। सेम कंडीशन इस ट्रायंगल के साथ भी वही रेशियो काम करेगा। इसके पास भी बस 3 लोग, कि कौन कौन, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अगर आप इसको एंगल मान रहे हैं तो एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं, और इसको हम लोग बस और बस एंगल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल, ठीक है ना। थीटा कुछ भी रहेगा, अल्फा, बीटा, ठीक है ना। इन सब, ये एक सिंबल है, ये सारे सिंबल हैं जिनका यूज हम लोग एंगल के रिप्रेजेंट में करेंगे और कुछ नहीं। इसको आप कुछ और सोच के मत बैठ जाइएगा। अगर यहाँ थीटा हटा के कोई अगर अल्फा लिख देता है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उसका बस नाम चेंज हुआ है, उसका बस नाम चेंज हुआ है, काम वही करेगा। बाकी जरा सा भी, थोड़ा सा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। होता है बच्चों में डिमेरिट होती है यहाँ पे, एंगल अगर थीटा की जगह कोई और वैल्यू देख लिए, अल्फा देख लिए, बीटा देख लिए, गामा देख लिए, लैम्डा देख लिए, दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये है क्या, आखिर ये आ कहां से गया। क्लियर बात, जान लो भाई, ये एक एंगल है और कुछ है नहीं है, बस एंगल है, ठीक है ना। एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे वो थीटा हो, चाहे वो अल्फा हो, चाहे वो बीटा हो, ठीक है। निकनेम मेरा कुछ भी हो, घर के नाम कुछ और हो, स्कूल के नाम कुछ और हो, सर्टिफिकेट का नाम कुछ और हो, इंसान चेंज नहीं होगा, इंसान चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस थीटा की जगह अगर आपको अल्फा दिख जाए, बीटा दिख जाए, गामा दिख जाए, लैम्डा दिख जाए, एंगल है वो, कुछ नहीं है वो, बस एंगल है, ठीक है ना। क्योंकि एंगल को तो रिप्रेजेंट करेंगे ना, एंगल को तो रिप्रेजेंट करेंगे ना। और अलग अलग लोगों ने एंगल का अलग अलग नाम दे दिया, किसी ने थीटा दे दिया, किसी ने अल्फा, किसी ने बीटा। अब ऐसा नहीं कि अल्फा बीटा केवल और केवल एंगल के लिए यूज होता है, बहुत जगह। जैसे हम लोग मान लेते हैं अलजेब्रा पढ़ते हैं, लेट द वैल्यू बी एक्स, लेट द वैल्यू बी एक्स, एक्स कुछ है नहीं, मैंने बस उसको मान लिया है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये बस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं, इनका मतलब और कुछ नहीं है, इनका बाकी किसी न्यूमेरिक वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एक ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने में पी, बी और एच का हाथ होता है, आपको क्लियरली पता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइट। लेकिन आपसे क्वेश्चन अगर कर दिया गया कि इस राइट एंगल ट्रायंगल को बनाने में जो इंपॉर्टेंट साइड्स है वो कौन कौन है, तो वो है परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के इन बिटवीन है। हाइपोटेनियस में इसका कोई रोल नहीं है, हाइपोटेनियस का 90 डिग्री बनाने में कोई रोल नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाई, क्यों, क्योंकि ये ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने है, ठीक है ना। और कहते हैं ना कि अगर एंगल से पता चल जाता है कि कौन सा लेंथ सबसे बड़ा है, कौन सा लेंथ सबसे छोटा है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, नॉर्मली ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक है। तीनों एंगल का मेजरमेंट दे दिया, ये है 80 डिग्री, ये है 50 डिग्री, और ये कितना बचा आपके लिए, ये भी आपके लिए बचा कितना, 50 डिग्री। चलो इसको 40 कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 60, ठीक है। अगर पूछा गया कि बताइए इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, तो आपका क्लियरली आपको कहना होगा क्या, BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो एंगल है, उसके सामने जो एंगल है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ठीक सामने वाले साइड जो है उसका जो लेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यानी इस ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड कौन है, तो सबसे छोटा साइड कौन होगा, AC, क्योंकि उसके ठीक सामने का एंगल का मेजरमेंट सबसे कम है।
यानी एंगल ऑफ मेजरमेंट शो कर देता है कि उसके ठीक सामने वाला साइड का जो लेंथ है वो बाकी लोगों से उसका कैसा रिलेशन है, वो सबसे छोटा है या सबसे बड़ा है या बीच में है, ये आपको एंगल डिनोट कर देगा। ठीक है, या आपको अगर साइड पता है तो आप एंगल के नजरिए से देखो तो आपको पता चल जाएगा कि किस एंगल का मेजरमेंट सबसे ज्यादा होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में ये 13 है, ये 12 है और ये 5 है, तो कहने का मतलब इसके ठीक सामने का जो ये एंगल होगा ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इस लेंथ का मेजरमेंट सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, कहते हैं ना कि एंगल बड़ा या छोटा ये पता करने के लिए बस उसके सामने का आप साइड देखें। ये सबसे छोटा साइड तो इसके ठीक सामने का एंगल सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा साइड तो इसके ठीक सामने का एंगल सबसे बड़ा। ठीक है ना, तो ये होता है, हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ऐसे पता लगाते हैं कि कौन सा साइड सबसे बड़ा होगा। अगर एंगल दे दिया तो आप साइड पता लगा सकते हो, साइड दे दिया तो आप एंगल पता लगा सकते हो कि सबसे बड़ा कौन। और नो डाउट 90 डिग्री में अगर ये 90 डिग्री लेके बैठा हुआ है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों लेस देन 90 डिग्री होंगे। या तो वो एंगल ए हो या तो वो एंगल सी हो, या तो वो एंगल ए हो वो भी छोटा होगा किससे, एंगल बी से, और एंगल सी भी छोटे होंगे किससे, एंगल बी से। क्यों? क्योंकि एंगल बी ने 90 डिग्री लेके रखा है और ए और सी को मिला के 90 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल का रूल कहता है कि तीनों एंगल का सम हमको कितना चाहिए, 180 डिग्री चाहिए। ठीक है, आपने बी को 90 डिग्री दे दिया, आपने बी को अगर 90 डिग्री दे दिया तो एंगल ए और एंगल सी के लिए दोनों को लिए मिला के बचा गया कितना, 90। अगर आप इसको 1 डिग्री भी देते हो तो इसलिए 89 होगा, इसको आप 88 देते हो तो ये 2 डिग्री होगा। यानी कोई भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में एंगल ए और एंगल सी एंगल बी से स्मॉल होगा, छोटा होगा। तो एंगल ए अगर एंगल बी अगर सबसे बड़ा है तो उसके ठीक सामने वाला साइड यानी हाइपोटेनियस AC वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा, जो कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड, और तभी आया पाइथागोरस फार्मूला h² = p² + b², ये फार्मूला। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो हाइपोटेनियस को निकालने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर और बेस में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना हो तो नॉर्मल सा बात है, हाइपोटेनियस से मुझे बेस को घटाना पड़ेगा, और अगर बेस मुझे चाहिए तो उसके लिए भी कंडीशन वही है, h² - p²। ये 3 फार्मूले जो कि इसी से दोनों आए हुए हैं, पाइथागोरस से। h² = p² + b², इसको अदर लैंग्वेज में हम क्या लिख सकते हैं, p² = h² - b² और b² = h² - p²। ये नॉर्मल चीज ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, नॉर्मल सा बात है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया है तो पाइथागोरस का आना जरूरी है, पाइथागोरस आना जरूरी है। ठीक है ना, केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये थ्योरी आया गया है, और किसी ट्रायंगल के लिए थ्योरी अप्लाई नहीं होती है। तो याद रखिए, अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आपको पढ़नी है तो P, B, H के बीच में रिलेशन आप अच्छे से समझिएगा, ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में जरा सा भी दिक्कत ना हो। तो याद रखिएगा, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेनियस कहलाएगा, और वो हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा साइड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और ये इस ट्रायंगल का सबसे बिगर एंगल है, सबसे बड़ा बिगेस्ट एंगल, और इसके ठीक सामने वाला साइड सबसे बिगेस्ट लेंथ होगा। और परपेंडिकुलर और बेस दोनों कुछ भी हो सकते हैं, कभी परपेंडिकुलर बड़ा होगा, कभी बेस, नॉर्मल सा बात है, लेकिन हाइपोटेनियस हर एक कंडीशन में सबसे बड़ा होगा, ये फाइनल है। अब बात करते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो BC है वो मेरा बेस है, बेस दैट मीन्स नीचे, आधार। ठीक है ना, अगर मैं B और A को पकड़ूं और ऐसे करके थोड़ा सा चेंज कर दूं, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं मैं ये कर दूं, ये, ठीक है ना, मैंने A को लेके चलाया यहाँ, B यहीं पे और C चला गया ऊपर, एंगल चला गया ये थीटा ऊपर, तो नॉर्मल सा बात है, ये बेस भी ऊपर चला गया, यानी ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यानी मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि अगर एंगल बेस में है तो नीचे वाली जो साइड होगी वो बेस का काम करेगी। अगर ऊपर चला गया एंगल तो बेस इसको माना जाएगा, यानी बेस AB होगा, यानी परपेंडिकुलर आप इसको नहीं बोलेंगे, आप इसको बेस कहिए। और इस कंडीशन में ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ये बस शेप के ऊपर है, आप इस कंडीशन से रखें तो BC आपका बेस है, अगर आप इस कंडीशन से रखें तो आपका बेस कौन हो जाएगा, BC, क्योंकि एंगल आप ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कहते हैं एंगल जिसके साथ रहता है बेस वही रहता है। हाइपोटेनियस तो ये फिक्स है, इसको तो आप ना बेस बना सकते हैं ना परपेंडिकुलर बना सकते हैं, तो चेंज कौन होगा, परपेंडिकुलर और बेस। और वो चेंज होगी किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। जिसके साथ एंगल का अटैचमेंट है वो बेस कहलाएगा,
और ये जो बचा वो कहलाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर को पहचानने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आधार है, ट्रिगोनोमेट्री का ये आधार है। अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो फिर ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कृपया करके कॉन्सेप्ट समझिए, क्लियर करिए, जरा सा भी हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको बताया गया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये हाइपोटेनियस है क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, इसको मैंने एंगल लेके रखा है क्योंकि ये बेस है, और ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ P, H और B तीन लोग, तीन साइड और तीन लोग, ठीक है ना, तीन साइड तीन लोग। एंगल से मुझे अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो P, H, B के बीच रेशियो क्रिएट करना है, ठीक है, ठीक है। तीन लोग हैं, कभी P और H का रेशियो लोगे, कभी B और H का रेशियो लिया जाएगा, कभी P और B का रेशियो लिया जाएगा, कभी PH का रेशियो, कभी BH का रेशियो, कभी P और B का रेशियो। यही तीन लोग हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसी को लिखा गया क्या आपका P/H, इसको लिखा गया B/H और इसको लिखा गया P/B, ठीक है ना। और इस रेशियो को आप पहचान सको, आप याद रख सको, इसका एक नामकरण कर दिया गया, इसका एक नाम दे दिया गया, जो कि नाम दे दिया गया क्या, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस और ये हो गया टैन, ठीक है ना। हम लोग थीटा लगाते हैं क्योंकि एंगल रिप्रेजेंट करता है कि आपका एंगल कौन सा है, तभी आप पहचान पाओगे कि आपका बेस कौन है और आपका परपेंडिकुलर कौन है। थीटा, ठीक है ना, को ये दिया हुआ है थीटा, यानी साइन थीटा, कहने का मतलब हो कि इसको वो बेस मान रहा है। अगर इसकी जगह वो कुछ ना दे तो आप नहीं कह सकते हो कि ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, नहीं, कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि एंगल आपने रिप्रेजेंट किया ही नहीं, यहाँ पे आपने बस साइन देके छोड़ा है, ठीक है ना। P में इसको भी मान सकता हूँ, इसको भी मान सकता हूँ, दोनों में से किसी को भी मान सकता हूँ, इसलिए एंगल का रिप्रेजेंट होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, यानी मैंने एंगल फिलहाल इसको माना हुआ है तो बेस मेरा ये जाएगा और परपेंडिकुलर ये जाएगा। हाइपोटेनियस तो फिक्स है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, चाहे आप लाख कोशिश कर लो हाइपोटेनियस नहीं हिलेगा, उसमें इतनी क्षमता है, ठीक है, आप उसको जरा सा भी नहीं हिला सकते, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू एंगल, इतना बात ध्यान में रखिएगा। तो साइन थीटा क्या हुआ P/H, कॉस थीटा क्या हुआ B/H, टैन थीटा क्या हो गया P/B, तीनों का रेशियो लिया गया P/B/H, ये तीनों से तीन रेशियो क्रिएट किए गए, एक बार P और H का रेशियो लिया, एक बार B और H का रेशियो लिया और एक बार रेशियो P और B का लिया, और इन तीनों को याद रखने के लिए एक नाम दे दिया गया साइन, कॉस और टैन, यानी साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H, टैन थीटा इक्वल टू P/B। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद कैसे कर सकते हो, एक स्टेटमेंट याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, आपका एक भी मिस नहीं होगा, तुरंत याद हो जाएगा। बोलते हैं ना छोटा सा ट्रिक, वही है। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, यानी कुछ लोगों के काले घुंघराले बाल होते हैं जो पीछे की तरफ टाइट करके बांधे होते हैं ताकि उनके बाल आगे से बिखरे ना पड़े, ठीक है ना, जैसे हम लोग का दिखता है, ठीक है, वैसा नहीं, ठीक है। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, एस फॉर साइन, और साइन इज इक्वल टू P/H, C फॉर कॉस, कॉस इज इक्वल टू B/H, और T फॉर टैन, टैन इज इक्वल टू P/B, ठीक है। ये याद रखने का सबसे सिंपल तरीका है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, एस फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टैन, एस फॉर साइन, साइन इज इक्वल टू P/H, C फॉर कॉस, कॉस इज इक्वल टू B/H, और T फॉर टैन इज इक्वल टू P/B। ये रहा याद करने का तरीका, अब इसको आराम से याद कर सकते हो। साइन, कॉस, टैन, सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहला सबसे इंट्रोडक्शन, अपने साइन, कॉस, टैन ये है क्या, तो ये कुछ है नहीं, ये बस रेशियो का एक नाम है, बस रेशियो का नाम है। आपने साइन में किसको किसको रखा, P और H को, कॉस में किसको किसको रखा, B और H को, और टैन में किसको किसको रखा, P और B को, ठीक है। अगर P और H का रेशियो बन सकता है तो नो डाउट H और P का भी रेशियो बनेगा, अगर B और H का रेशियो बना है तो नो डाउट H और B का भी रेशियो बनेगा, और P और B का रेशियो बना है तो B और P का भी रेशियो बनेगा, ठीक है ना। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, 3 डायरेक्ट होते हैं और 3 इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कहते हैं ना हम लोग सेविंग और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो, निकाल लिए, अब एक्सपेंडिचर और सेविंग का निकालो। कुछ नहीं किया मैंने, वो चीज़ जो पहले न्यूमरेटर में थी और वो चीज़ जो पहले डिनोमिनेटर में थी वो बस चेंज हुई है, ठीक है ना, और बस नाम बदल गया, ठीक है। तो साइन अपोजिट हो गया, और साइन अपोजिट हुआ तो उसका नाम क्या दे दिया गया, कॉसेक थीटा।
कॉस रिवर्स गया तो उसका नाम दे दिया गया सेक थीटा, और टैन जब अपने रिवर्स गया तो वो हो गया कॉट थीटा। ठीक है, यानी आपको 6 याद करके रखने हैं नाम और उनके काम। ये है इनके नाम और ये है इनका काम। ठीक है ना, बस कुछ नहीं। साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन डायरेक्ट, कॉसेक सेक और कॉट इनडायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये है आपका 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब नॉर्मल सा कंडीशन, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। ये मान के चलता हूँ ये है 5, ये परपेंडिकुलर ये रहा 4 और ये बेस ये रहा 3, तो ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच यानी 4/5, कॉस थीटा 3/5, टैन थीटा पी बाई बी 4/3। अगर कॉसेक पूछ रहा है ये रिवर्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 5/4। सेक पूछ रहा है कॉस रिवर्स जाएगा, ये हो जाएगा 5/3। कॉट पूछ रहा है टैन रिवर्स चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, जरा सा भी हड़बड़ाइएगा मत, एकदम बेसिक कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना है। एक रेशियो है जिसको आप नाम से याद रख रहे हो और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, इसका रिवर्स जब हुआ, जब अपोजिट बना तो 3 नाम और जुड़े, कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। और इसको याद रखने का तरीका सबसे सिंपल, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ठीक है, चलिए आप लोग ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। थैंक यू।